Okay, so your next doubt is A aqueous gives B gaseous, C aqueous in the first order reaction. रिएक्शन प्रोसेस करें विद द हेल्प ऑफ टाइट्रेशन ऑफ रिएजेंट आर है, जिसमें ए बी सी के एन फैक्टर्स 1 2 3 गिवन है. आपको के को बताना है टी एन वन और एन टू के टर्म में. ओके, सो लेट्स से इक्वेशन इज ए गिव्स बी प्लस सी, टी इक्वल टू 0 पे इसके ए मोल्स मान लो, दोनों 0 हो गए. एट टी इक्वल टू टी इट इज़ ए माइनस एक्स, एक्स एंड एक्स, and when t tends to infinity it becomes 0. This is A and this is A. So reagent R से अगर टाइट्रेशन कर रहे हैं, so at t equal to t if I'll write it, तो it is A minus x, n फैक्टर 1 है तो ये इसके इक्विवेलेंट हो गया. B के मोल्स x n फैक्टर 2, 1:2:3 है तो आप 1 2 3 एज्यूम कर लो सिंपली, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि बाद में हम रेशो ही लेने वाले हैं. एंड x इंटू 3 दिस मस्ट बी इक्वल टू n1 इंटू सम n फैक्टर ऑफ R, वो कॉमन मान लेंगे सबके लिए. And when it tends to infinity, so it becomes 2a plus 3a is equal to n2 into n factor. ठीक है, और अब आपको क्या करना है, a और a माइनस एक्स चाहिए यहाँ से सिंपली. तो a की वैल्यू लिखेंगे तो ये n2/5 टाइम्स n फैक्टर आ जाएगा. a की वैल्यू n2/5 टाइम्स n फैक्टर आ जाएगा. and another value we need is a minus x. another value जो हमें चाहिए फाइनली वो a minus x चाहिए, तो ही सॉल्व हो जाएगा. तो a minus x को somehow a से रिलेट करें, तो what you do is इस इक्वेशन को 1 अज्यूम कर लो, उसको 2 अज्यूम कर लो, और इक्वेशन नंबर 2 माइनस 1 अगर कर दें सपोज करो, तो इक्वेशन नंबर 2 माइनस 1 करोगे तो इट इज़ a माइनस एक्स 5 टाइम्स. ठीक है, और माइनस टाइम्स a माइनस एक्स और आएगा. दिस इज इक्वल टू n2 माइनस n1 इंटू एन फैक्टर. देखिए पहले यहाँ से, तो a माइनस एक्स अगर कॉमन करेंगे तो ये n2 माइनस n1/4 आ जाएगा. अब सिंपली आपको चाहिए a अपॉन a माइनस एक्स, तो वैल्यू आ जाएगी 4 टाइम्स n2/5 टाइम्स n2 माइनस n1. बस फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स लगा दो. k इक्वल टू 2.303 में दिया, ln में दिया, ln में दिया तो 2.303 हटा दो. सो k इक्वल टू 1 अपॉन टी ln ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स मीन्स 4n2 अपॉन 5 टाइम्स n2 माइनस n1. देखिए ऐसा कोई ऑप्शन अगर होगा, अब गिवन ऑप्शन नहीं है, देख लीजिएगा सी और डी वाले ऑप्शन में से अगर कोई मैच कर जाएगा तो दैट विल बी योर आंसर. ठीक है, बेसिकली a और a माइनस एक्स का रेशियो चाहिए होता है किसी भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को डील करने के लिए. क्लियर, प्रोसेस समझ आया? कैलकुलेशन चेक कर लेना, अगर कुछ इश्यूज होंगे तो बताइएगा. देन कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन द रेट लॉ फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन 2a gives b plus c is r equal to this. तो किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए जो स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होता है दैट इज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू दैट रिएक्शन. तो एलिमेंट्री रिएक्शन में स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स जो होते हैं, स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट जो होता है वही ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन तरह ट्रीट होता है. तो स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सेम एंड ऑर्डर इज सेम. ठीक है, किसी भी रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ऐसे चेक कर सकते हैं. तो अगर हमारी रिएक्शन 2a गिव्स b प्लस c एलिमेंट्री है तो उसका रेट सर्टेनली k इंटू ए स्क्वायर लिख सकते हैं. अच्छा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के केस में क्या होगा कि स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कंडीशनल है. सो हमने पास जैसे एक इक्वेशन है a प्लस बी गिव्स c, तो उसने लिखा है फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन रेट ऑफ द रिएक्शन माइट नॉट बी इक्वल टू दिस. तो बिल्कुल पॉसिबल है, इसका जो रेट है वो k इंटू ए इंटू बी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. मे और मे नॉट बी पॉसिबल, मे और मे नॉट बी पॉसिबल, बिकॉज किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में जो स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है वो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के इक्वल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता. दैट्स एन कोइंसिडेंस. तो आंसर इसका बी भी करेक्ट हो गया. सी ऑप्शन लिखा है द पार्शियल ऑर्डर डिफर्स फ्रॉम द स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट इन द बैलेंस रिएक्शन देन रिएक्शन मस्ट बी कॉम्प्लेक्स. ये कंपल्सरी है बिकॉज एलिमेंट्री रिएक्शन में स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हमेशा मैच करेगा. अगर पार्शियल ऑर्डर और स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट मैच नहीं कर रहे हैं देन इट इज सर्टेनली अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. लास्ट ऑप्शन में दिया है द पार्शियल ऑर्डर्स आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट ऑफ द बैलेंस इक्वेशन देन रिएक्शन मस्ट बी एलिमेंट्री. ये भी कंपल्सरी कंडीशन है. ये कंपल्सरी कंडीशन नहीं है,
क्योंकि पार्शियल ऑर्डर का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से मैच करेंगे तो एलिमेंट्री भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के केस में भी जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से मैच कर सकता है, बिकॉज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आपको पता है मैकेनिज्म लिखते टाइम स्लो स्टेप से रिएक्शन लिखेंगे और बाद में कोफिशिएंट मैच कर गए तो इट्स अ कोइंसिडेंस, मैच नहीं करे तो इट्स ओके, मैच कर जाएगा तो कोइंसिडेंस। तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के केस में जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से मैच कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो अगर पार्शियल ऑर्डर्स कोफिशिएंट से मैच कर रहे हैं तो एलिमेंट्री रिएक्शन भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी हो सकती है। तो उसका मतलब इसका ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो गया, तो उसका आंसर लिखेंगे हम लोग ABC। ठीक है, समझ आई बात। एलिमेंट्री रिएक्शन का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन सेम होता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से कोई रिलेशन नहीं हो सकता, वो सेम, कोई रिलेशन नहीं होता है, वो सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, इट्स अ कोइंसिडेंस, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वैरी करेगा, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इन एन एनिमल, a 1 ml sample of the solution of 1000 dpm of 1H3 is injected in the animal blood stream. After sufficient time the circulatory equilibrium to be established. अच्छा, सर्कुलेटरी इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश मतलब जो आपने सैंपल स्टार्टिंग में डाला था उसकी जो एक्टिविटी थी वही फाइनल सोल्यूशन की एक्टिविटी बन गई। तो हम अज्यूम कर लें लेट वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज लेट से VmL, है ना। तो जो फाइनली एक्टिविटी आएगी हमारे पास, तो जो फाइनली एक्टिविटी होगी, अगर ब्लड का वॉल्यूम VmL और 1 ml आपने एक्सटर्नली इंजेक्ट किया तो टोटल वॉल्यूम होगा V + 1 ml। तो उसकी वजह से जो एक्टिविटी आएगी वो 2 ml से आपको दे रखा है 10 ppm। तो एक्टिविटी ड्यू टू V + 1 ml विल बी इक्वल टू 5 × V + 1। ये समझ में आया कैसे? बिकॉज 2 ml की वजह से 10 dpm एक्टिविटी है, तो 1 ml की वजह से 5 dpm हो गया, तो V + 1 ml की वजह से 5 × V + 1 dpm हो गया। और जब सर्कुलेटरी इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया, इसका मतलब जो आपने इनिशियल सैंपल इंजेक्ट करा था उसकी जो एक्टिविटी थी वो पूरे ब्लड में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। तो ये एक्टिविटी आपकी 1000 के इक्वल कर दो। तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से V की वैल्यू 199 ml आ जाएगी। दैट मीन्स योर आंसर इज A। ठीक है, समझ आया कॉन्सेप्ट। सर्कुलेटरी इक्विलिब्रियम का मतलब जो आपने सैंपल स्टार्टिंग में डाला था वो 1 ml का जितनी एक्टिविटी थी वो पूरे ब्लड में यूनिफॉर्मली सर्कुलेट कर गई, तो पूरे ब्लड की एक्टिविटी 1000 dpm हो गया। ठीक है ना, क्लियर। चलो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन द हाफ लाइफ ऑफ टेक्टीशियम इज 6 hours. The total residual activity in the patient 30 hours after receiving the injection containing technetium-99 will be not more than 0.01 microcurie. अच्छा, तो आप इनिशियल एक्टिविटी लेट से हम x एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, सो इनिशियल एक्टिविटी इज लेट से x। तो सिंपल फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का फॉर्मूला लगाना है। सो लैम्डा इक्वल टू 2.303/t log ऑफ n0/n। इनिशियल एक्टिविटी बाई फाइनल एक्टिविटी लिख दो, लैम्डा की जगह लिख दो 0.693/t हाफ। टाइम हो गया आपके लिए 30 hours, log ऑफ x बाय 0.01 माइक्रोक्यूरी आपको एक्टिविटी चाहिए। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो दिस बिकम्स 1.5 इज इक्वल टू log ऑफ x अपॉन 0.01, और 1.5 को हम लोग लिख सकते हैं log ऑफ 10^3/2। उसके बाद दोनों तरफ एंटी लॉग अप्लाई करो, लॉग ख़त्म, तो ये आ जाएगा 10√10 × 0.01 इज इक्वल टू x। इसको सिंप्लीफाई कर लो। सो log रूट ऑफ 10 इज अप्रॉक्सीमेटली 3 पॉइंट समथिंग, राइट। रूट ऑफ 10 निकाल लेना एक बार, रूट ऑन में इसमें से 10 पॉइंट समथिंग होता है, 3 पॉइंट समथिंग होता है, 3.16। तो राउंड ऑफ करके 3.16 लिख लें अगर हम, तो ये वैल्यू सॉल्व होकर जाएगी 0.316। तो नियर बाई आंसर B हो जाएगा इसका। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज B। समझ आया? एक्टिविटी स्टार्टिंग में चाहिए तो ये इतने माइक्रोक्यूरी एक्टिविटी रहेगी, यूनिट वही रहेगी। 0.101 माइक्रोक्यूरी तक पहुंचाना है 30 घंटे में, तो सिंपली फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की इक्वेशन अप्लाई करिए। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इट्स गिवन है ना, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A gives B + C carried out at 27 degrees Celsius if 3.8 × 10⁻16% of the reactant molecule exists in the activated state। तो आपको पता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेटेड स्टेट मतलब जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर है उससे ज़्यादा है,
So fraction of molecules having energy greater than or equal to activation energy, fraction of molecules having energy greater than और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी, अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो हो रही होंगी तो ये वैल्यू होती है ई रेस पार माइनस ई ए बाई आर टी। तो आपको ई रेस पार माइनस ई ए बाई आर टी की वैल्यू दे रखी है 3.8%, मीन्स 100 से और डिवाइड कर दो। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो दोनों तरफ एल एन अप्लाई कर दो, तो माइनस ई ए बाई आर टी की वैल्यू आ जाएगी एल एन ऑफ 3.8 इंटू 10⁻⁻18। अब यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी निकालेंगे तो 2.303, आर की वैल्यू जूल्स में रखो तो 8.31, टेम्परेचर 300 केल्विन, लॉग ऑफ 3.8 इंटू 10⁻⁻18 ये आ जाएगा इतने जूल्स। आपको जिस यूनिट में एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है उसी यूनिट में आर की वैल्यू पुट करते हैं। अपने को ऑप्शंस किलो जूल पर मोल में पूछा गया है तो हमें आर की वैल्यू जूल्स में रखनी पड़ेगी। सो वी हैव प्लेस्ड 8.31। आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो सीधे सीधे, तो 2.303 इंटू 8.31 इंटू 300 इंटू, अच्छा एक माइनस साइन और आएगा इधर, तो माइनस अगर अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 18 माइनस लॉग 3.8। उसको अप्रॉक्सीमेटली सॉल्व कर लो। सो दिस you'll solve, if you'll solve this value, so this is 18 19 16 48 50 इंटू 20, लगभग 100 किलो जूल के आसपास आ जाएगा। सिंप्लीफाई करके देखना, इस 100 किलो जूल के आसपास आपका आंसर आएगा। है कोई ऐसा ऑप्शन? यस, तो आंसर विल बी सी। आप सॉल्व करके देखिएगा। लमसम सॉल्व करना है तो उसको लगभग 18 से अज्यूम कर लो, और इसको लगभग 16 एज्यूम कर लो। 16 3 जा 48, मतलब 50 के आसपास हुआ। 50 इंटू 20 लगभग 100 के आसपास पहुंचेगा, समझ गए ना? तो 50 इंटू 20 करेंगे, 1000 अलग कर दिया किलो जूल में, मतलब बेसिकली ये 2 0 इधर से हटा तो उसको 20 के करीब ले लो। मतलब कम है वो तो अजम्पशन है, आप देखना लमसम वही वैल्यू आएगी। सॉल्विंग है बेसिकली, नथिंग एल्स। ठीक है, कर लेंगे ना? सो 100 किलो जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इट्स गिवन अ हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम सल्फेट इन वाटर इलेक्ट्रोलाइज यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो आपको बताया था कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या प्रोडक्ट बनता है? H2 एंड H2O8 माइनस। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की अगर इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो इसमें एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, तो एनोड पे SO4 माइनस जो है वो H2O8 माइनस में कन्वर्ट होता है। 2 यूनिट ऑफ दिस विद लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीडेशन हुआ, और कैथोड प्रोडक्शन हो जाता है। 2H प्लस आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। उसका आंसर डाइल्यूट कंडीशन होती है तो ऑक्सीजन लिबरेट होता है, कॉन्सेंट्रेट सोल्यूशन होती है तो H2O8 माइनस रिलीज होता है। तो उसका आंसर डी हो जाएगा। नोट्स देख लेना एक बार, मैंने पूरा इसका इलेक्ट्रोलाइसिस लिखवाई हुई है आपको। चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है, कैडमियम अमलगम इज प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ कैडमियम क्लोराइड यूजिंग मर्करी इलेक्ट्रोड। हाउ लॉन्ग शुड द करंट ऑफ 4 एम्पियर इज पास्ड इन ऑर्डर टू प्रिपेयर 10% बाई मास कैडमियम इन कैडमियम अमलगम सोल्यूशन ऑन कैथोड ऑफ 4.5 ग्राम ऑफ मर्करी। तो देखो, अगर हमारे पास 4.5 ग्राम ऑफ मर्करी है, उसमें 10% बाई मास लिखना है, तो आप जानते हो परसेंटेज बाई मास फॉर सोल्यूशन होता है। सो आपको बोला है 10% बाई मास, मतलब अगर हम अज्यूम कर लें लेट कैडमियम डिपॉजिटेड एज लेट से x ग्राम, तो उसका परसेंटेज हो गया x अपॉन 4.5 प्लस x, ये सोल्यूशन का मास हुआ, इंटू 100, ये अपने को 10 दे रखा है। यहाँ से सिंप्लीफाई करके पहले x निकालना है आपको। ठीक है, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करके अगर x निकालोगे तो इट कम्स आउट टू बी 10 कैंसिल हो गया, 0.1 आ जाएगा, 0.45 प्लस 0.1 x, इधर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0.9, 4.5/9 आ जाएगा, यानी 0.5 आ जाएगा। ये लो कर लो, x की वैल्यू 0.5 ग्राम आ गई बेसिकली, है ना? अब 0.5 ग्राम कैडमियम डिपॉजिट करना है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस कैडमियम की होनी है। सो कैडमियम 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से कैडमियम डिपॉजिट होगा, तो उसका मतलब अगर इसका 1 मोल डिपॉजिट कराना है तो 2 फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड है। तो 0.5/112 मोल डिपॉजिट कराना है, तो इसके लिए
1/112 फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड है, डबल चाहिए, इतने फैराडे चार्ज नीडेड है। बस चार्ज के लिए आपको करंट दे रखी है, टाइम पूछा है शायद। यस, सो 4 एम्पियर करंट फॉर टाइम t सेकेंड डिवाइडेड बाई 96500, इतने फैराडे चार्ज, दिस इज इक्वल टू 1/112। यहाँ से सॉल्व करके टी निकालिए एक बार। समझ आया कॉन्सेप्ट? 1 मोल कैडमियम डिपॉजिट कराने के लिए 2 फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड है। तो सिंपली बस सॉल्विंग बची, इसके बाद तो कर लोगे सॉल्व। सो बेसिकली इट इज़ 96500 डिवाइडेड बाय 112 और फाइनली डिवाइड बाय 4 और कर दो, 215 समथिंग आ रहा है, बी आंसर हो जाएगा। 215.4 सेकेंड, दैट मीन्स आंसर इज बी ओवर हियर। समझ आ गया? 1 मोल कैडमियम डिपॉजिट कराने के लिए इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट था वो इतना सा था कि जब 10% निकालना है तो मास ऑफ सोल्यूशन यूज़ करना चाहिए था बस, बाकी तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, सो 215.4 सेकेंड्स आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है सोल्यूशन कंटेनिंग H+ and T+ आयन इन द इक्विलिब्रियम विद द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम गैसेज एट 25 डिग्री सेल्सियस। इफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ बोथ द गैसेज आर 1 एटमॉस्फेयर, फाइंड द रेशियो ऑफ D+ एंड H+। तो आपको D+ और H+ का इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कराना है, आपको E0 ऑफ D+ दे रखा है। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन कैथोड प्रोडक्शन आप लगा सकते हो। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि जो E0 ऑफ ड्यूटेरियम है वो नेगेटिव दे रखा है, जिसका नेगेटिव स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल होता है उसका हम एनोड बनाते हैं। तो हाइड्रोजन इस वक्त में एनोड हो जाएगा। तो एनोड पे रिएक्शन होगी ऑक्सीडेशन की, तो D2 से D2D+ और 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा, और कैथोड पे H+ का रिडक्शन करा दो। सो 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स हाइड्रोजन गैस। दोनों इक्वेशंस को ऐड करके फाइनल सेल इक्वेशन बना लो और उसका इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कराना है, मतलब इस इक्वेशन का E सेल 0 लाना है। सो इक्वेशन विल बी D2 गैसियस प्लस 2H+ एक्वस गिव्स 2D+ एक्वस प्लस हाइड्रोजन गैसियस। सॉरी, पार्शियल प्रेशर आपको दोनों का 1 atm ईच दे रखा है। तो अब इस सेल के लिए आपको एट इक्विलिब्रियम E सेल 0 हो जाएगा। एट इक्विलिब्रियम E सेल विल बी 0। नेक्स्ट इक्वेशन लगा दो, तो E सेल इक्वल टू E0 सेल। E0 सेल मीन्स E0 RHS माइनस LHS, so 0.003 minus 0.0591/2 log of Q. So log of Q is D+ concentration square upon H+ concentration square। आपको D+/H+ concentration चाहिए सिंपली, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.003 इंटू 2 डिवाइडेड बाय, या इंटू 2 भी ख़त्म कर दो सीधे सीधे, 2 नहीं होगा, 2 तो कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 0.0591। अब यहाँ पे थोड़ा स्मार्ट वर्क कर सकते हो, 0.0591 को 0.06 ले लो तो थोड़ा सॉल्विंग आसान हो जाएगी। अदरवाइज सॉल्व करना है तो आपकी मर्जी। अब देखो 0.0591 हो गया, दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ D+/H+ कॉन्सेंट्रेशन। तो आपसे पूछा गया है D+/H+ ही पूछा है, बस एंटी लॉग अप्लाई करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा सिंप्लीफाई करके वैल्यू लिखो बस। तो 0.003 में 0.06 से डिवाइड कर दो, लमसम 0.005 आ जाएगा। ठीक है, समझ आया? 0.003 में 0.06 से डिवाइड करना है, बस यही सिंपल कैलकुलेशन है, नथिंग एल्स। इसका एंटी लॉग चाहिए आपको, कर लोगे ना आगे सॉल्विंग, तो बस सिंपल सॉल्विंग है, नथिंग एल्स। यहाँ से बस सॉल्व करना रह गया है, तो यहाँ से D+/H+ कॉन्सेंट्रेशन अगर लिखेंगे, थोड़ा एंटी लॉग का टेक्निकलिटी है, पता नहीं अब एग्जैक्ट ऑप्शन दिया है कि क्लोजेस्ट ऑप्शन दिया है, तो नहीं बता सकता मैं। एग्जैक्ट करना है तो फिर एग्जैक्टली सॉल्व कर लो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। 0.00 लॉग टेबल यूज़ करनी पड़ेगी फिर आपको। 0.003 दे रखा है आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसमें 0.0591 से डिवाइड करो, सो ये वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁴0.0507 ऐसे समथिंग मान लो अप्रॉक्स करके। इसको नियर अबाउट सॉल्व करके आंसर लिख लो अगर लिखना है तो। तो 1.1 समथिंग आंसर आना चाहिए, 1.2 दिया हुआ है, यही 1 आंसर हो जाएगा। दिस इज अप्रॉक्सीमेटली
123 समथिंग, ये आपका आंसर हो गया अप्रॉक्स। ठीक है, तो उसके हिसाब से आंसर हो जाएगा बी। डन। सॉल्विंग है, एंटी लॉग टेबल देख लेना, अगर नहीं क्लिक कर रहा है तो डेटा है, चेक करके देखिएगा। इसके क्या लिखा है नेक्स्ट, इन द कॉन्सेंट्रेशन सेल सम रिएजेंट्स आर प्रेजेंट इन बोथ एनोड एंड कैथोड कंपार्टमेंट but at different concentration. Calculate the EMF of the cell containing 0.04 m Cr3 plus in one compartment and 1 m Cr3 plus in the other if Cr electrodes are used in both the compartments. So concentration cell है आपके लिए, और डेफिनेटली हमें फीजिबल सेल बनाना है। तो एक फीजिबल कॉन्सेंट्रेशन सेल में कैथोड की कॉन्सेंट्रेशन एनोड से ज़्यादा रखी जाती है। तो अगर हम इसका सेल लिखें सबसे पहले, सो इट विल बी Cr सॉलिड गिव्स Cr3 प्लस एक्वस, दूसरे कंपार्टमेंट में फिर से Cr3 प्लस एक्वस गिव्स Cr सॉलिड। ये सेल हो गया, ये कॉन्सेंट्रेशन 0.04 ले लो और ये 1 ले लो। अगर फीजिबल सेल बनाना है तो कैथोड हाफ सेल की कॉन्सेंट्रेशन एनोड हाफ सेल से ज़्यादा रखते हैं, डेटा आपको डायरेक्टली मैंने याद कराया हुआ है। सो 0.05 m एनोड कंसनट्रेशन लिखेंगे, 1 m कैथोड की कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे। बस अब इसका ई सेल लिखेंगे तो ई नॉट सेल तो 0 आ जाएगा, माइनस 0.0591/3 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज 3 आ जाएगा, लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड बाई एनोड लिखेंगे। सो 0.04/1 आ जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लेना है। सो दिस इज़ माइनस 0.0591/3 इंटू लॉग ऑफ 0.04 लिखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी -2 + 2 log 2। ये वैल्यू बनेगी 0.04 को 4 × 10⁻² लिख लेना। सो -2 + log 4 आ जाएगा, log 4 को 2 log 2 लिख देना। सो log 2 की जगह 0.3 ले लो, सो 0.6 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 1.4 हो गया। सो दिस वैल्यू इज 0.0591/3 इंटू 1.4 समथिंग लिख दो, 0.0591/3 इंटू 1.4। अब आपको शॉर्टकट बताया था 0.059, इनको 0.06 लेके सॉल्व कर लेते हैं। अगर अप्रॉक्स आंसर निकालना है तो उससे सॉल्व कर लो, एग्जैक्ट सॉल्व करना है तो आपकी चॉइस है। 0.0591 इंटू 1.4 डिवाइडेड बाई 3 कर लो, तो लगभग 0.02 समथिंग आंसर बनेगा। तो ए ऑप्शन बन जाएगा, 0.028 वोल्ट अपना अप्रॉक्स आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0.06 लेके सॉल्व कर दो तो 0.02 बन जाएगा, 14 × 2 = 18 हो जाएगा, 0.028 वोल्ट आंसर बन जाएगा। इसके हिसाब से आपका आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ओके, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कॉपर आर प्लेटेड आउट on the cathode in the time that it takes to liberate 5.6 liter of oxygen measured at 1 atmosphere 273 Kelvin। तो देखो 1 atmosphere 273 Kelvin पे ऑक्सीजन के मोल्स निकाल लो। सो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हो गया 5.6/22.4, 5.6 डिवाइडेड बाई 22.4, ये इसके मोल्स हो गए, विच इज अप्रॉक्सीमेटली विच इज एक्जैक्टली 0.25 मोल्स। सही से सॉल्व करोगे तो ये 0.25 मोल आ गया। अब आपको पता है कि सो हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कॉपर इज प्लेटेड आउट, तो आपको पता है 1 मोल ऑक्सीजन डिपॉजिट कराने के लिए फॉर 1 मोल ऑक्सीजन इट रिक्वायर्स 4 फैराडे चार्ज। तो अगर 0.25 मोल ऑक्सीजन डिपॉजिट कराई हमने तो इसका मतलब 1 फैराडे चार्ज ऐसा हो गया होगा। अब अगर आपने 1 फैराडे चार्ज यूज़ किया है तो इससे 0.5 मोल कॉपर डिपॉजिट होगा। ये चीज़ समझ आई, बिकॉज कॉपर की इलेक्ट्रोलिसिस में कॉपर 2+ 2 मोल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो 1 मोल कॉपर के लिए 2 फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड होता है। तो अगर हमारे पास 1 फैराडे चार्ज है तो 0.5 मोल कॉपर डिपॉजिट होगा, एंड 0.5 मोल कॉपर इज नथिंग बट 0.5 इंटू 63.5 ग्राम रख लो। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो मैं इसमें से 31.75 ग्राम आ जाएगा। उसके हिसाब से आंसर आपका ए हो गया।